हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसा कि हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का लेजिस्लेचर पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम अपना पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा की the function that are performed by parliament is general. However, in bicameral legislature there is some difference between the power of Lok Sabha two houses both at the character chart showing the power of Lok Sabha and Rajya Sabha। तो हमारे हर एक दो हाउसेज हैं, तो दोनों के अलग अलग टाइप से फंक्शन होंगे। अब हम एक ही हाउस का दोनों हाउसेज के सेम ही फंक्शन दे तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या थी दोनों को बनाने की। ठीक है, तो इसलिए हमारे हर एक हाउस का अलग अलग फंक्शंस है और कुछ कुछ सेम भी है और कुछ कुछ में कहीं कहीं पे डिफरेंस आ जाता है। ये मैं अपने थ्रोट को थोड़ा आराम देने के लिए गर्म पानी बीच में पी रही हूँ, जिससे कि मेरी वॉइस आपको सही से आ पाए। सो पावर ऑफ द लोकसभा और पावर्स ऑफ द राज्यसभा। अब इनकी पावर क्या है? Makes law on matter including in union list and concurrent list, can introduce and enact money and non money bill। तो इसमें क्या हुई है, हमारा कोई भी मैटर जो हमारी यूनियन लिस्ट में है और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है उसके ऊपर लॉ बना सकता है। अब हमारी ये क्या होती है, ये हमारी एक हमारा होता है सेवेंथ शेड्यूल है। सेवेंथ शेड्यूल में हमारी तीन तीन लिस्ट है। एक हमारी यूनियन लिस्ट है, एक हमारी स्टेट की लिस्ट है और एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो हमारी यूनियन लिस्ट में जो हमारे जो भी हमारे चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, ठीक है, जैसे कि डिफेंस हो गया। डिफेंस मान लो अगर इसका पार्ट है तो इसके ऊपर जो लॉ है वो हमारा यूनियन बनाएगा। मतलब कौन बनाएगा? हमारा पार्लियामेंट बनाएगा। और ये हमारा स्टेट है, मतलब स्टेट के अंदर अगर कोई मैटर है कोई, तो उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? हमारा स्टेट, मतलब उसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बनाएगा। और हमारा सी जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें हमारे जो मैटर होंगे, जैसे कि मान लो एडुकेशन है, अगर हमारा ये मैटर है इसके ऊपर हमारा स्टेट भी बना सकता है लॉ और हमारा यूनियन मतलब कि पार्लियामेंट भी बना सकता है लॉ। तो ये हमारी ये हो गई। तो इसमें ये लिखा है कि जो हमारा लोकसभा वो हमारा कोई भी मैटर जो है वो अगर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में है तो उसके ऊपर लॉ बना सकता है। और ये हमारा इंट्रोड्यूस करता है हमारा मनी बिल को और नॉन मनी बिल। मतलब हमारा मनी बिल को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और इनेक्ट कर सकता है और हमारे नॉन मनी बिल को भी कर सकता है। लेकिन हमारे जो राज्यसभा है उनके पास ये पावर नहीं है। उनके पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर ले। इंट्रोड्यूस करने की पावर मनी बिल को वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। ये अच्छे से दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। कंसिडर एंड अप्रूवल नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल। मतलब ये यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं नॉन मनी बिल को, लेकिन यहाँ पे मनी बिल को जो है वो बस अमेंड करने का सजेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चाहें कि अगर मनी बिल ये भाई इसमें हमें गड़बड़ लग रही है तो आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये आपका पास नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बस सजेशन दे सकते हैं, लोकसभा माने या ना माने वो लोकसभा के ऊपर है। अगर लोकसभा ने मान लिया तो ठीक है, अमेंडमेंट करके वो बिल पास कर देगी, वरना अगर वो चाहे तो वो वैसा ही बिल पास कर लेगी। अब लोकसभा का दूसरा फंक्शन क्या है, पावर क्या है इसकी दूसरी? अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो हमारी टैक्सेशन बजट्स के लिए जो है अप्रूवल देती है ये। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अप्रूवल देता है। तो एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं सबकी, फिर उसकी देखते हैं। ठीक है। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एंड मोशंस एंड थ्रो नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करके शो करती है, क्वेश्चन उनसे पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ के, मोशंस लेके आके और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आके। नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने अभी लास्ट चैप्टर में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो अगर पास हो गया लोकसभा के अंदर तो जो हमारा जो पीएम होगा उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। सो ये हमारा ऐसे ऐसे करके, तो एग्जीक्यूटिव, अब पीएम जो है हमारे कौन है? वो हमारे एग्जीक्यूटिव है, तो ऐसे उनको अकाउंटेबल करती है।
अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी लगाने का जो प्रोक्लेमेशन है वो अप्रूव कर सकती है। इलेक्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का भी पावर है इसके पास। स्टैब्लिश कमिटी एंड कमीशंस एंड कंसिडर दिस देयर रिपोर्ट, और कोई भी कम्युनिटी को स्टैब्लिश कर सकती है और उनकी रिपोर्ट को जो है वो कंसिडर कर सकती है। अब राज्यसभा की कौन कौन सी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अप्रूव कर सकता है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशन, ये भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उनको अकाउंटेबल, उनके ऊपर कंट्रोल ला सकता है, मोशंस इंट्रोड्यूस करके, रेजोल्यूशंस ला के। पार्टिसिप, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, सेम उनकी तरह जैसे इसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिमूवल में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ ऑन मैटर इंक्लूडिंग इन स्टेटमेंट, और ये हमारे जो पार्लियामेंट है उसको ये भी पावर दे सकता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारी 3 टाइप की लिस्ट होती है, एक हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बस लोकसभा के पास ये भी पावर है कि जो हमारे स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स होंगे उस पर भी ये लॉ बनाने की पावर जो है वो पास कर सकती है। वो एक रिजोल्यूशन होता है, उसको पास कराना होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है, वो हमारे सिर्फ राज्यसभा में हो सकता है। तब जाके हम अरे जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के मैटर पे भी लॉज बना सकता है। अब हमारी स्पेशल पावर कौन कौन सी है राज्यसभा की, जो सिर्फ राज्यसभा के पास है हमारे और लोकसभा के पास नहीं है, वो हमारी है। राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट, इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ स्टेट, देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रिफर्ड इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। तो राज्यसभा के स्पेशल पावर क्या क्या है कि जो राज्यसभा है वो हर एक स्टेट के जो मेंबर होते हैं कंट्री के, उससे उससे एक मेंबर लिया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसकी जो ये भी उसका पर्पस होता है कि जो हर एक स्टेट की जो पावर है उसको प्रोटेक्ट करे, और जो कोई भी मैटर है वो स्टेट की, उसमें स्टेट का कंसेंट हो और अप्रूवल भी हो उसमें, ये हमारे इसका वो है। Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from state list over which only the state legislature can make law to either the Union list or concurrent in interest of the nations, तो अभी मैंने बताया था आपको कि इनके पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में से भी हम जो है वो पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है, बट मतलब यूनियन जो है वो लॉ बना सकती है। लेकिन अगर ये हम रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास कर दें तो जो है उस पर स्टेट लिस्ट का जो, सॉरी दोबारा से देखो बता दें, हमारे पास ये पावर हमारे 7 शेड्यूल में क्या है, 3 टाइप के हमारी वो हैं लिस्ट है। एक हमारी यूनियन लिस्ट है जिसपे हमारा यूनियन लॉ बना सकता है, दूसरी हमारा मतलब यूनियन मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। और हमारी दूसरी जो लिस्ट है स्टेट है जिसमें हमारा स्टेट बना सकता है। तीसरी हमारी कॉन्करेंट है जिसमें स्टेट ऑफ और यूनियन दोनों बना सकते हैं। तो अब अगर हमें बनाना है ऐसे मैटर पे जो स्टेट के अंदर मैटर आ रहा है लेकिन हमें उस पर कोई लॉ बनाना है, तो उसके लिए हमें राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करना होगा। उसके बाद जो हमारा यूनियन होगा मतलब पार्लियामेंट होगा वो हमारा लॉ बना सकता है स्टेट के मैटर पे भी। और अगर हम चाहें कि हमें स्टेट का कोई मैटर है उसको हमें कोई भी उसमें लिस्ट में लेके आना है, चाहे वो हम कॉन्करेंट में डाल दें चाहे यूनियन में डाल दें, तो हम वो भी हमारा राज्यसभा कर सकता है। ये इसका मतलब कॉन्करेंट में भी डाल सकता है और यूनियन में भी डाल सकता है। सो दिस प्रोविज़न ऐड टू द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, और ये हमारा राज्यसभा की स्ट्रेंथ को ऐड करता है। However, the experience shows that the member of राज्यसभा represent their parties more than they represent their state। तो यहाँ पे जो members of राज्यसभा जो है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं more than they represent their पार्टी को रिप्रेजेंट करने के अलावा ये अपनी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को, मतलब हर एक स्टेट का चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बट उसका मेन जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसका स्टेट का हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे स्टेट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे रिप्रेजेंट उसके थ्रू किए जाते हैं, उस मेंबर के थ्रू, ठीक है। पावर एक्सरसाइज ओनली बाई लोकसभा, अब जो सिर्फ पावर जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है वो कौन सी है, देन देयर आर पावर दैट ओनली द लोकसभा एक्सरसाइज। द राज्यसभा शुड सभा कैन नॉट इनिशिएट रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में जो हमारा
वो हमारा मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है और हमारा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब उनको पास करना पड़ेगा, बस वो सजेशन दे सकते हैं कि आप ये थोड़ा अमेंडमेंट कर लीजिए अगर आप चाहें तो, वरना ऐसी कुछ नहीं है कि उनको करना ही करना है, तो ये कर सकता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होते हैं, ना कि वो राज्यसभा के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उनको अपना लेना देना किससे होता है कि उनकी जो मेजोरिटी है वो उनकी लोकसभा में बनी रहे। Therefore, राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव, राज्यसभा जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, बट उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पास होता है, लोकसभा में। तो राज्यसभा जो है उसके पास पावर नहीं है कि वो अपना भाई मोशन ला के हमारी गवर्नमेंट को रिमूव कर दे। So can you explain why the Rajya Sabha is elected by MLA and not directly by the people? क्योंकि राज्यसभा जो है हमारी MLAs के द्वारा, स्टेट के जो MLAs हैं, लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट किया जाती है, ना कि जो पीपल वोट देते हैं फिर जाके वोट से नहीं वो होती है इलेक्ट। तो इसलिए वो हमारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, इसलिए वो हमारी ऐसा नहीं कर सकती है। Therefore, the Constitution stops short of giving certain power to the Rajya Sabha in a democratic form as adopted by our Constitution. The people are the final authority. By this logic, the representatives directly elected by the people should have a crucial power of removing a government and controlling the financial. इसलिए जो हमारी लोकसभा जो है वो हमारे पीपल्स के द्वारा इलेक्ट की जाती है, इसलिए उनको हटाने की जो जिम्मेदारी है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो हमारे हैं उनको रिमूव करने का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिमूव करने की पावर जो है वो भी हमारे लोकसभा के पास ही है, उन लोगों के पास जिन्होंने चूज़ किया है, मतलब हमारे इलेक्ट किए गए हैं पीपल्स के द्वारा और पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा। इन अदर स्फेयर including passing of non-money bill, in constitution amendment and impeachment of president and removal the vice president, the power of the Lok Sabha and कोई और अदर जो मैटर्स हैं उसमें जो इन दोनों की पावर है वो सेम है। अब हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसे कैसे लॉ बनाता है, सबसे पहले वो एक जो लॉ है वो किसी भी उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब कोई भी बिल आया वो किसी भी उसमें इंट्रोड्यूस, लेकिन मनी बिल जो है वो हमारा कहाँ सिर्फ पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। अब मान लो मनी बिल नहीं, हम कोई और ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, वो हमारा सबसे पहले राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया, फिर राज्यसभा में उसको पास किया गया, राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद वो बिल हमारा कहाँ गया, हमारा लोकसभा के पास गया, लोकसभा में फिर वो पास हुआ, उसके बाद में वो बिल हमारा प्रेसिडेंट के पास गया, इन दोनों के पास करने के बाद में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि चाहे वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो उसको पास कर सकते हैं, या चाहे वो उसको अपनी विदहोल्ड कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख के, मतलब पॉकेट वाली पावर, या फिर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, मतलब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अपने रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और उसके बाद में रिकन्सिडरेशन के बाद भी अगर वो बिल पास होके आ जाता है इन हाउसेस से, तो वो उसको अपनी पॉकेट में रख के बैठ सकते हैं और कहेंगे कि इसकी तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, भाई मुझे तो याद ही नहीं रहा आपने कोई बिल भी दिया था, मतलब ऐसा कह सकते हैं वो। तो इस टाइप से कोई प्रोसीजर होता है, वो बिल पास करता है। बट अगर ऐसा हो, मान लो कोई बिल हमने राज्यसभा में लेके आए, इनिशिएट किया, उसके बाद में वो राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन फिर वो लोकसभा में गया, लेकिन लोकसभा ने कहा कि इसमें भाई ये बिल रिजेक्ट कर दे रहा है, इसमें गलत है, या फिर रिकन्सिडरेशन मतलब सही कराने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए लोकसभा राज्यसभा के पास गया, तो राज्यसभा वहाँ पे कुछ चेंजेस करेगी, उसके बाद में फिर वो दोबारा से बिल जो है लोकसभा में आएगा, फिर वो वहाँ से पास होगा, तभी जाके वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर वो बिल, कोई बिल, चाहे वो, अगर मनी बिल को छोड़ के जो भी बिल हैं, अगर वो दोनों हाउसेस से पास नहीं होते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास जाके नहीं जाएंगे, मतलब वो बिल पास नहीं माने जाएंगे। फिर उसके बाद में जो दोनों हाउसेस से पास होने के बाद वो बिल जो है वो हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब उसे पास कर देता है तो वो बिल जो है वो हमारा एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर है कोई भी लॉ बनाने का। सो अब हम इसमें पढ़ते हैं। The basic function of any legislature is to make law for its people. कोई भी लेजिस्लेचर का काम है कि वो अपने पीपल्स के लिए लॉ बनाए, ये एकदम बेसिक फंक्शन है ये इसका। द डेफिनाइट प्रोपोजर इज फॉलो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, तो एक डेफिनाइट प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए कोई भी लॉ बनाने के लिए, ये नहीं कभी कोई प्रोसीजर फॉलो कर लिया, कभी कोई सा प्रोसीजर फॉलो कर लिया, तो एक डेफिनेट प्रोसीजर होना चाहिए। सम ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग्स आर
कुछ हमारे प्रोसीजर हैं जो हमारे लॉ मेकिंग के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, वाइल सम हैव इवॉल्व फ्रॉम कन्वेंशन, और कुछ कुछ जो है जो हमने अपनी कन्वेंशन से मतलब जैसा चलता आ रहा है उस हिसाब से हमने उनको मतलब मान लिया है कि चलो ऐसा होता है. So follow a bill through the legislative process and you will clearly see that the law making process is technical and even tedious. So ये प्रोसेस हम देखेंगे कैसे पास होता है, उसके बाद में हम मानेंगे कि इस कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये भी एक मतलब है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होती है. सो कम्युनिटी गिव्स रिपोर्ट, पीपल्स इनपुट. ठीक है, पीपल ने ये आया, उसके बाद एक कम्युनिटी ने, एक कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले एक बिल आया. ठीक है, बिल आने के बाद में मतलब एक बिल है, कोई भी बिल है, वो हमारा किसी भी हाउस ने इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल. मतलब मनी बिल को छोड़ के वो किसी भी हाउस में कोई बिल आया, वो इंट्रोड्यूस हुआ, किसी भी हाउस ने वो बिल इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद वो बिल जो है वो हमारा जो बिल सेंड टू अ कमिटी और डिस्कस इन दी हाउस इटसेल्फ. तो जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ उस हाउस में की जो कमिटी है, उस कमिटी को बिल किया. उसके बाद उस हाउस में जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ उसमें वो उसके बारे में डिस्कस हुआ. उसके बाद वो कम्युनिटी ने अपनी एक रिपोर्ट लाई. उस कम्युनिटी की जो रिपोर्ट थी वो आने के बाद में हाउस के पास गई. हाउस उस रिपोर्ट को चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है और चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है. तो अगर हाउस ने कुछ भी कर दिया, अगर मान लो उसने डिटेल करने के बाद में जो भी चेंजेस वगैरह थे वो सब करने के बाद में किया, उसके बाद वो जो बिल है डिटेल डिस्कस ऑफ बिल इन दी हाउस, उस हाउस में वो बिल डिस्कस होगा फिर से. ठीक है, सही. फिर उसके बाद में वो बिल फिर से वो बिल एक्सेप्ट. अब ये डिस्कस होने के बाद में अब चाहे वो बिल पास हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, अब अगर वो बिल पास हो गया है तो यहाँ से पास होने के बाद में वो बिल जो है वो दूसरे हाउस में जाएगा. दूसरे हाउस में चाहे वो अगर वो लोकसभा में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो वो राज्यसभा में जाएगा, और अगर यहाँ पे राज्यसभा ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया होगा तो वो लोकसभा में जाएगा. दूसरे वाले हाउस में आया, उसमें भी सेम जैसे इसमें पूरा था, कम्युनिटी के पास गया, रिपोर्ट आई, डिबेट हुआ, ये सब होने के बाद में फिर वो बिल यहाँ पे आया. उसके बाद अगर वो कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो वो रिकमेंडेशन दे सकती हैं, और उस रिकमेंडेशन को करने के लिए जो है अगर मान लो इन्हें रिजेक्ट कर दिया और कुछ कहा कि ये रिकमेंडेशन वगैरह चलनी होगी, तो उसके लिए जो हमारा जॉइंट सेशन होगा वो होगा पार्लियामेंट का, अगर रिक्वायर्ड होगा. अगर मान लो ये बिल जो है वो एक टाइप से डेडलॉक क्रिएट हो गया, इसने रिजेक्ट कर दिया या फिर कुछ भी रिकमेंडेशन कुछ भी हो गया, तो इसलिए हमारे जॉइंट सेशन होगा. तो जॉइंट सेशन के बारे में आगे से डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों होता है जॉइंट सेशन. सो अगर रिक्वायर्ड होगा तो जॉइंट सेशन होगा. उसके बाद जो है हमारा प्रेसिडेंट उस बिल, वो बिल जो है पास होने के बाद इन दोनों हाउसेस से वो हमारा प्रेसिडेंट के पास आएगा. फिर प्रेसिडेंट उसको या तो वो अप्रूव कर सकते हैं और या फिर वापस कर सकते हैं हमारे इसके लिए, अगर उन्हें अप्रूव कर दिया रिकन्सिडरेशन के लिए. लेकिन अगर रिकन्सिडरेशन दोबारा से इन हाउसेस के पास आ गई तो उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि उनकी जो वो होती है वो बाइंडरी होती है, वो एक ही बार बस रिकन्सिडरेट कर सकते हैं. फिर उसके बाद में वो बिल जो है उनको क्लियर करना पड़ता है और जो बिल है वो लॉ बन जाता है. ऐसे ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये फॉलो होता है. ठीक है, अब समझ में आ गया? नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसके बारे में. So sorry. A bill is a draft of the proposal law. अब बिल जो है एक ड्राफ्ट है हमारी जो प्रपोज लॉ है उसका. देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, अलग अलग टाइप के बिल होते हैं. नॉन मिनिस्टर प्रपोजेज अ बिल, इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट मेमोरी. अगर कोई मिनिस्टर नहीं है उसने अगर बिल प्रपोज किया तो वो प्राइवेट मेंबर बिल हो जाता है. और बिल के जो मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है वो गवर्नमेंट बिल कहलाता है. अब हमारे लेट अस नाउ सी द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ बिल. अब बिल्स की जो डिफरेंट लाइफ्स हैं उसके बारे में देखते हैं.
टाइप्स ऑफ बिल, अलग अलग टाइप के बिल होते हैं। गवर्नमेंट बिल जो गवर्नमेंट के मेंबर्स के मिनिस्टर के द्वारा आता है, प्राइवेट बिल जो हमारा एक कोई नॉन मिनिस्टर होता है वो बिल लेके आता है, वो हमारा प्राइवेट बिल हो जाता है। और एक नॉन मनी बिल मतलब मनी बिल से रिलेटेड नहीं होता है, मतलब उसमें मनी का आना जो हमारा वो है ना क्या है नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, कौन कंसोलिडेशन फंड ऐसे टाइप से कुछ नाम है यार, CFI, हाँ CFI जो है हमारा, जिससे हमारे मनी आते हैं, अगर उससे हमारे मनी निकालने को अगर कुछ होता है तो उसको हम मनी बिल कहते हैं, और अगर उससे मनी का लेना देना नहीं होता है तो हमारा उसको नॉन मनी बिल कहते हैं। तो मनी बिल और नॉन मनी बिल जो है वो हमारे आए, उसके बाद में हमारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं। मतलब मनी बिल हो, देखो एक गवर्नमेंट बिल होता है, एक हमारा प्राइवेट मेंबर बिल होता है। मतलब गवर्नमेंट बिल वो होते हैं जो कोई मिनिस्टर लेके आता है, और हमारे प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं जो हमारा नॉन मिनिस्टर लेके आता है। अगर कोई मान लो ऐसे मान लो कोई पार में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो अदर मिनिस्टर मतलब कोई अपोजिशन उसका जो पार्टी का जो मेंबर हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल आता है, वो अपना जो बिल लेके आता है वो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल हो गया। और हमारा मनी बिल अगर कोई भी बिल है जिसका लेना देना मनी से नहीं है, जो CFI का फंड है उससे, तो वो बिल हमारा मनी बिल कहलाता है। और हमारा वो नॉन मनी बिल कहलाता है। अगर उसका लेना देना है मनी से तो फिर वो हमारा मनी बिल कहलाता है। और हमारा फिर आते हैं ऑर्डिनरी बिल, कुछ ऑर्डिनरी बिल होते हैं और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं। वो बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जिससे हम अपने चेंज करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं। ओके, even before a bill is introduced in parliament, there may be a lot of debate on the need for introduction such a bill. A political party may pressurize the government to initiate a bill in order to fulfill its election promises or to improve its chances of winning for coming elections. So किसी भी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे उसमें डिबेटेड होते हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं और इंट्रोडक्शन होता है उस बिल का। और क्या हो सकता है कि जो कभी कभी जो पार्टी होती है वो फोर्स कर सकती है पार्लियामेंट को बिल पास करने के लिए, जिससे कि उनकी जो आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें उनको जीत हासिल हो। अगर आप किसी कम्युनिटी या फिर किसी से वोट चाहते हैं और आपने उसके लिए उसके अच्छे के लिए कोई बिल पास कर दिया, तो लोग आपसे इम्प्रेस होकर आपको वोट दे देंगे ना। तो ऐसा भी कर सकती है। और कभी कभी जब मान लो उन्होंने कोई ये कह दिया हो कि इलेक्शंस के टाइम पे कि ये चीज़ हम कर देंगे अगर हम जीत गए, तो वो जीतने के बाद में अगर उन्हें कोई प्रॉमिस वगैरह किया हो उसको फोर्स करके वो बिल पास कराने का काम भी कर सकती है। ठीक है, interest group, media and citizen forum may also pursue the government for a particular legislation। और हमारे जो मीडिया सिटीजन्स हैं ये सब लोग भी हमारे persecute कर सकते हैं legislature को। law making is thus not merely a legal procedure but also a political course of action। The preparation of bill itself involves many considerations such as resource required to implement the law, the support or opposition that the bill is likely to produce, the impact that the law may have। So हमारे किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत सी स्टेज होती हैं। हमें उसको सबसे पहले उसके लिए रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, उसको फिर अपोजिशन से सपोर्ट उसके लिए चाहिए होता है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस ये होता है। इन द era of coalition political, especially a bill proposed by government has to accept it to all partners of the coalition। अगर हमारी coalition गवर्नमेंट होती है तो उसके लिए हमें सारी मतलब उसकी जो कोलिजन की जो अलग पूरे जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो एक पार्टी कोलाइड होके जो मेजोरिटी जिसको हमने माना जाता है, तो हर एक मेंबर्स ने उसके लिए वोट दिया हो, मतलब जीती हो, तब जाके हमारा वो बिल जो है वो हमारा एक्सेप्ट होता है। अगर सारे मेंबर तैयार हों गवर्नमेंट बिल के केस में। अब such practical consideration can hardly be ignored। The cabinet consider all these before arriving at a decision to enact a law। So सब कुछ बहुत ज़्यादा उससे दिया जाता है एक प्रपोजल गवर्नमेंट का लाने के लिए, कि सारी चीज़ों का सारे मेंबर्स को ध्यान में रख के
डिसीजन ले, किसी को भी इग्नोर ना किया जाए, जिससे कि कोलिजन में कोई भी भाई अपना जो सपोर्ट है वो ना ले ले। Once the cabinet approved the policy behind the legislation, the task of drafting the legislature began. The draft of any bill is prepared by the concerned ministry. तो एक बार जब कोई पॉलिसी जो है कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी जाती है, उसके बाद जो उसको बनाने का, ड्राफ्ट करने का जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक उसकी जो कंसर्न जिस मिनिस्ट्री का होता है, उस मिनिस्ट्री की एक कंसर्न जो है वो कमेटी होती है, वो अपना जो वो पूरा ड्राफ्ट करती है। फॉर इंस्टेंस अ बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 टू विल बी प्रिपेयर्ड बाय लॉ मिनिस्ट्री। तो जो मैरिज एज की, जो वुमेंस की जो मैरिज की जो एज है, जैसे कि 18 से 21 करने की, उसका जो पूरी मिनिस्ट्री का काम होगा, वो कौन सी मिनिस्ट्री उस लॉ को ड्राफ्ट करने का काम करेगी, वो हमारी लॉ मिनिस्ट्री होगी, वो उसको ड्राफ्ट करने का काम करेगी। ठीक है। पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस। सो जब वो कैबिनेट जो है वो पॉलिसी को या फिर कोई भी बिल होता है उसको अप्रूव कर देती है, उसके बाद में जो उसको बनाने का, ड्राफ्ट करने का जो काम होता है, जो हमारे लेजिस्लेचर के तो हमारा लेजिस्लेशन नहीं करती, जो हमारी कमिटीज़ वगैरह होती हैं वो करती हैं। जब वो काम होता है तब वो हमारा स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई पॉलिसी अप्रूव कर दी जाती है कैबिनेट के द्वारा। उसके बाद में द ड्राफ्टिंग ऑफ एनी बिल इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, वो उस मिनिस्ट्री के, अगर कोई लॉ से रिलेटेड कोई बनाना है, कोई बिल आया है, तो वो लॉ मिनिस्ट्री देखेगी। कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इशू है या फिर उसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनानी है, तो उसका ड्राफ्ट करने का काम हमारी एनवायरनमेंट की जो मिनिस्ट्री होगी वो करेगी। फॉर इंस्टेंस अ बिल रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 विल बी प्रिपेयर्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री। सो अब कोई भी, जैसे कि एज किसी भी गर्ल्स की मैरिज की अगर 18 to 21 करनी है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई बिल लेके आएगा तो वो कौन करेगा, वो हमारी लॉ मिनिस्ट्री करेगी, क्योंकि उसके लिए हमें लॉ बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री वर्क करेगी। विद इन द पार्लियामेंट अ बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस, बोथ ऑफ्टन अ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस द बिल। जो हमारा पार्लियामेंट में बिल जो है वो किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, या फिर तो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, या फिर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट जो हमारा मनी बिल है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो हमारा एक एक्सेप्शन है। वंस पास देयर इट इज़ सेंड टू दी राज्यसभा, और जब वो लोकसभा में पास हो जाता है तो वो दूसरा हमारा फिर राज्यसभा में जाता है। और कोई और बिल होगा, वो कैसे पास होगा, अगर हमारा लोकसभा ने उसको इंट्रोड्यूस किया है तो उसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद वो हमारा राज्यसभा में जाएगा। और अगर कोई बिल हमारा राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया है मनी बिल को छोड़ के, तो हमारा वो बिल दोबारा से पास होने, यहाँ पे पास होने के बाद में लोकसभा में जाएगा, फिर वहाँ पे पास होगा। ऐसे करके हमारा जो बिल होता है वो पास होता है। अब अ लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन द कमेटी, और जो उसका लार्ज पार्ट का जो डिस्कशन होता है, जो बाकी का जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है, वो हमारी वो कमिटीज़ लेती हैं। मतलब कैसे बिल ड्राफ्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए जो हाउसेस को देनी है हमको, ये सारी चीज़ें वो हमारी मिनिस्ट्री करती है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी इज़ दैन सेंड टू द हाउसेस। इसके होने के बाद में वो रिकमेंडेशंस जो कमिटीज़ की होती हैं वो जाके हाउस में दी जाती है। That is why the committee are referred to as miniature legislature। हमारी मिनिएचर लेजिस्लेचर कहा जाता है जो हमारी कमेटी को होती है, क्योंकि वो एक छोटा सा काम करती है हमारा, मतलब बहुत बड़ा काम होता है, बट अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेचर वो हमारा छोटा काम करती है, हमारा पूरा बनाती है, इसलिए। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, और ये हमारी लॉ मेकिंग प्रोसेस की सेकेंड स्टेज होती है। ओके, इन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज द बिल इज़ वोटेड अपॉन। और थर्ड और फाइनल स्टेज में क्या होता है, जो हमारा बिल होता है वो हमारा वोट किया जाता है। अगर वो नॉन मनी बिल है तो वो पास हो जाएगा एक हाउस में, उसके बाद अदर हाउस में उसको सेंड किया जाता है, वहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करके उस बिल में वोट करते हैं। बट अगर वो मनी बिल होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है। और अगर
राज्यसभा में जब वो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आपको ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट उसको वो कैंसिल नहीं कर सकते कि आपको ये वो रिजेक्ट नहीं कर सकते इस बिल को, उनको वो पास ही करना पड़ता है। और अगर उनने कुछ भी नहीं कहते तो 14 डेज में मान लेते हैं कि राज्यसभा ने वो बिल पास कर दिया है। एज यू नो, अ बिल हैज़ टू प्रिपेयर्ड बाय द बोथ हाउसेस फॉर इनेक्टमेंट। सो एक किसी भी बिल को जब एक लॉ बनने के लिए या फिर एक्ट बनने के लिए हमें वो दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए। If there is disagreement between the two houses on the proposed bill, attempt is made to resolve it through joint sitting of session of the parliament। और अगर किसी दूसरे वाली मतलब एक हाउस ने तो पास कर दिया बट दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उनका जो डेडलॉक होता है, जो मतलब उनका जो मिस आर्गुमेंट होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम एक जॉइंट सेशन लेके आते हैं पार्लियामेंट का, जिसमें दोनों ही हाउसेस एक साथ आके फिर वो वहाँ पे सेशन कंडक्ट करते हैं। इन द फ्यू इंस्टेंस व्हेन जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वर कॉल्ड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, द डिसीजन हैज़ ऑलवेज गॉन इन फेवर ऑफ लोकसभा। जब जब हमने जॉइंट सेशन किया है पार्लियामेंट का, तब तक हमने देखा है कि जो हमारा डेडलॉक का जो डिसीजन था वो हमेशा ही लोकसभा के फेवर में गया है, ऑलवेज। ये अभी तक ऐसा हमने सीन किया है अपने। इफ़ इट इज़ अ मनी बिल, द Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर कोई मनी बिल है और राज्यसभा के पास आया है, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस और वोट होने के बाद में, उसके बाद जब वो राज्यसभा में आएगा तब उसमें राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उसमें अप्रूव कर सकती है या तो उसको, या फिर कुछ सजेशन प्रोवाइड कर सकती है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। उसको वो चीज़ पास करनी पड़ेगी, वो भी कितने अंदर में, 14 डेज़ के अंदर में उसको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अमेंडमेंट टू द बिल सजेस्ट बाई द राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाई लोकसभा। और जो भी उसमें अमेंडमेंट वो देगी ना राज्यसभा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अमेंडमेंट जो है वो लोकसभा के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो चाहती है तो एक्सेप्ट करे, नहीं चाहती है तो वैसे ही वो उनकी सजेशन जो है वो रिजेक्ट करके अपना जो ओरिजिनल बिल था उसको वैसे ही पास कर सकती है। आर्टिकल 209 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। जो हमारा आर्टिकल 209 है वो हमारा एक मनी बिल के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब है कि अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। जिसमें लिखा हुआ है कि जो मनी बिल है वो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, वो हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, जो कि हमारा क्या है, हमारा लोअर हाउस है और हमारा हाउस ऑफ द पीपल है। और राज्यसभा हमारा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट इन इनेक्टमेंट ऑफ बिल इनटू लॉ। और जब वो बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, मनी बिल को छोड़ के या फिर अलग जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, वो दोनों हाउसेस से जब वो पास हो जाता है और मनी बिल जो है जब राज्यसभा से भी आ जाता है 14 डेज़ के अंदर, उसके बाद वो बिल जो है वो हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उसको असेंट देने के बाद, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही कोई बिल जो है वो हमारा लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी कि कैसे हमारा बिल जो है वो हमारा लॉ में चेंज हो जाता है, बिल टू लॉ। ओके, सो हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अब हमारा जो अभी हमने देखा था अपने लास्ट चैप्टर में कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, बट अब कैसे कंट्रोल करता है चलिए देखते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और अ कोलिजन पार्टी दैट हैज़ अ मेजोरिटी इन लोकसभा। सो हमारे पार्लियामेंट में जो हमारी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारी जो लेजिस्लेचर की जो लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना, या फिर तो कोलिजन से बनी होती है पार्टी, या फिर हमारा मेजोरिटी पार्टी होती है, उसका जो लीडर होता है वो हमारा पीएम बनता है। सो इसका मतलब है कि जो हमारे लोकसभा के जो मेजोरिटी पार्टीज के और कोलिजन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, उनमें से हमारे एग्जीक्यूटिव बनते हैं। ठीक है, so it is not difficult for executive to exercise unlimited and arbitrary power with the support of the majority party। so ये उनके लिए बहुत ज़्यादा
ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि वो उसी पार्टी के होते हैं, वही पार्टी उनकी लोकसभा में मेजॉरिटी पे होती है। सो उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो अपनी अनलिमिटेड पावर्स जो है वो लोकसभा में या फिर कोई भी लॉ या फिर कुछ भी करने में, अपना कुछ भी पॉलिसी वगैरह बनाने में अपना यूज़ कर सकते हैं। सो इन सच अ सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्पिल इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप where the cabinet leads and the house merely follows। सो क्या हो सकता है, उस वजह से जो हमारे कैबिनेट हो सकती है, मतलब जो ये कैबिनेट्स लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू हमारे एग्जीक्यूटिव बने हैं। तो अब जब दोनों ही एक ही पार्टी से हैं, एक ही लोग हैं, तो उनको ऐसा भी हो सकता है कि वो कैबिनेट डिक्टेटरशिप हो सकती है हमारे इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में। सो उस वजह से हमें ये सब उनको अपना रेस्पॉन्सिबल करना पड़ता है, जिससे कि जो अदर हाउस के उस हाउस के जो और मेंबर्स हों वो सिर्फ और सिर्फ मेनली उसको फॉलो ना करते रहें उनकी डिक्टेटरशिप के थ्रू। ओके, सो ओनली इफ द पार्लियामेंट इज एक्टिव, एक सेकेंड, only if the parliament is active and vigilant can it keep regular in effective check on the executive। There are many ways in which the parliament can control the executive। so इसलिए हमारे पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और विजिलेंट रहना पड़ता है कि वो हमारा रेगुलर और इफेक्टिव चेक और बैलेंस ले पाए, कंट्रोल रख पाए हमारे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। इसके इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं, मैनी वेज़ हैं जिससे पार्लियामेंट हमारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख सकता है। बट बेसिस ऑफ दैम ऑल इज़ द पावर एंड द फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेचर एज पीपल रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफ़िशेंटली एंड फेयरलेसली। सो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पावर जो है वो हमारा basis of them all is the power and freedom of the legislature as people represent to work effectively and fairly। so ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं हमारी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, आगे के लिए हमारे लिए डिसीजंस लेने के लिए, वो सिर्फ वो ऐसे वर्क कर पाएँ, इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएँ और फेयरली वर्क कर पाएँ, इसलिए हमारा ये किया जाता है। फॉर इंस्टेंस नो एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द मेंबर फॉर द whenever the member may have said in the legislature। और हमारा क्या क्या है कि हमारा अगर कोई लेजिस्लेचर में कोई भी मेंबर है कुछ भी कहता है तो उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता। ये उनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि उनको, इसको हम उनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं लोकसभा में, उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज़ द फाइनल पावर इन डिसाइडिंग मैटर इज ब्रांच ऑफ प्रिविलेज। सो हमारा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कि हमारा चेयरमैन होता है जो हमारा लोकसभा का और हमारा राज्यसभा का, और हमारे स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा के, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये उनकी प्रिविलेज से बाहर का मुद्दा है कि इनने इस बात को बोलकर या फिर हमारी जो प्रिविलेज मिली हुई है वो आउटसाइड कर दिया है कि उनको ये कर सकते हैं, हम इस बात पे उनको सज़ा दे सकते हैं कि नहीं। सो ये किसका हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होता है फाइनल। द मेन पर्पस ऑफ सच प्रिविलेज इज टू एनेबल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। हाउ कैन द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच कंट्रोल? व्हाट आर द मेजर्स अवेलेबल एट इट disposal? Its parliamentary control successful is curbing effective access। so हमारा ये प्रिविलेज है, ये हमारा इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि हमारे जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो अपने जो पीपल के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो अच्छे से वो उनके जो व्यूज़ होते हैं, उनके जो बातें होती हैं, उनको इफ़ेक्टिवली रख पाएँ और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकें इफ़ेक्टिवली। ओके, सो इंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब क्या क्या पार्लियामेंट्री कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन? द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल एट वेरियस स्टेज। सो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारी जो लेजिस्लेचर है वो हमारा अलग अलग स्टेजेस पर हमारे एग्जीक्यूटिव को इंश्योर करती है कि वो अकाउंटेबल हैं कि नहीं है। सो कैसे कैसे करती है? एक तो पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे करती है, और जब वो कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पॉलिसी एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन से, और जब कोई लॉ या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही होती है उस टाइम पे करती है, या फिर इम्प्लीमेंट होने के बाद में उसको अकाउंटेबल रखती है। द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस वेराइटी ऑफ डिवाइस। सो ये हमारा
अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ से लेगिस्लेचर हमारे कंट्रोल करती है। वो कौन कौन सी अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हैं, जो कि जैसे कि हमारा डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन हमारा है, ये हमारा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉ है, हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल करके हमारा इनको अकाउंटेबल रखती है, हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हमें इनको अकाउंटेबल रखती है। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो फिर भाई लेगिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं रहेगी, क्योंकि वो उनको अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, क्योंकि मेंबर्स ने अपना वो कर दिया। और फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है कि कोई भी, जैसे कि अगर कुछ भी पॉलिसी वगैरह होती है तो उसके बारे में उनको कितने रुपए लगे हैं, कितने रुपए लेने हैं, कितने देने हैं, कितना क्या उनने इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है उस चीज़ का कि नहीं, ऐसे। और अप्रूवल लॉ का किसी भी कि उनने किस लॉ को अप्रूव करना है, किसको रिफ्यूज़ करना है, ये भी हमारा लेगिस्लेचर के हाथ में होता है। कोई भी डिस्कशन के लिए ये सारी चीज़ों के थ्रू हमारा रखती है। अब हमारा डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन हम डेप्थ में जानते हैं। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेगिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द वे इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटली। सो हमारा जब भी कोई लॉ बनता है उसकी प्रोसेस में हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि डिस्कशन भी होता है, तो हमारे लेगिस्लेचर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कोई भी पॉलिसी को उसकी एग्जीक्यूटिव के उसकी पॉलिसीज़ के डायरेक्शंस पूछ सकते हैं, और वो पॉलिसीज़ के क्या वे होगा इम्प्लीमेंट करने का, उसके थ्रू वो सब डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द डेलिब्रेशन इन बिल, कंट्रोल में ऑल्सो भी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस। और सिर्फ ये नहीं है कि भाई डेलिब्रेशन के टाइम पर, बिल के टाइम पर ही वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अलग अलग टाइप के आर्स होते हैं हाउसेज में, अलग अलग टाइप के डिस्कशन होते हैं, जिसमें भी वो भी वहाँ उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आर होता है, जो हर सेशन के पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसमें हर एक दिन जो है वो पढ़ता है, जिसमें कि हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी क्वेश्चन जो मेंबर्स के थ्रू पूछा जाता है उसका आंसर देने के लिए, उनको वो आंसर देना पड़ता है जो हमारा क्वेश्चन आर का होता है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट सर्चिंग क्वेश्चन रिस्पॉन्स टू द सर्चिंग क्वेश्चन रेज बाय द मेंबर। कोई भी मेंबर के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है तो उसका आंसर देने के लिए उनको किया जाता है। और हमारा 0R होता है, वेयर मेंबर आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इम्पोर्टेंट और द मिनिस्टर आर नॉट वांट टू रिप्लाई। बट एक हमारा जो 0R होता है उसमें क्या होता है कि हमारे इसमें क्या होता है उनको आंसर्स देना ही पड़ता है। बट 0R में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी मैटर में, पर हमारे जो कैबिनेट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि उनको उस पर आंसर देना ही देना है। और हमारे अलग अलग टाइप के मैटर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे मोशंस होते हैं, जैसे कि हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन, ये सब हम आगे चलकर पढ़ेंगे। आर सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। ओके, परहैप्स द क्वेश्चन आर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग विजिलेंस ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। बट क्वेश्चन आर में अभी हमने देखा कि क्वेश्चन आर में हमें वो आंसर देना ही पड़ता है, तो उसलिए हमारा क्वेश्चन आर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है हमारे एग्जीक्यूटिव पर विजाइल एक अकाउंटेबलनेस रखने के लिए। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव shown great interest in क्वेश्चन आर एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। सो हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो ज़्यादातर वैसे बाकियों के दिन में इतना प्रेजेंट ना रहे, बट क्वेश्चन आर के टाइम पे मैक्सिमम प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम एट eliciting information from the government on issue of public interest such as price rise, availability of food grains, atrocities on weaker section of society, rights, black market, etc. So इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें मेंबर्स पूछते हैं गवर्नमेंट के जो पब्लिक इश्यू से रिलेटेड जो इंटरेस्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि हमारा कि भाई प्राइस राइज हो रहा है, कैसे राइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे आप क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के, फूड अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है ग्रेन्स की, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं उन पर जो हमारी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, इतने ज़्यादा प्रताड़ित उनको किया जा रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ये सब क्यों हो रही है, ये राइट्स क्यों हो रही है, दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, ब्लैक मनी वगैरह, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। दिस गिव्स द मेंबर एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो ये बस का वो टाइम होता है जिस टाइम पे वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि ये देखिए आपके यहाँ आपके उसमें कार्यकाल में ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। सो हम हमेशा से ही किसी की जब हमें कमियां निकालनी होती है तो हम ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो हमने देख ही लिया है कि हमारा लेजिस्लेचर भी वैसे ही वर्क करता है। वो भी जब
ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है या कुछ होता है तब कोई नहीं ज़्यादा मैक्सिमम प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जब क्वेश्चन पूछने होते हैं, क्रिटिसाइज करना होता है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम present देखे जाते हैं members. This discussion during the question hour are so heated that it is not uncommon to see member raise their voice, walk to the well of the house or walk out in protest to make their point. So इस discussions में इतने ज़्यादा आग बबूला लोग हो जाते हैं कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई भाई कुछ कुछ अपना प्रोटेस्ट भी करने लगते हैं. This result in considerable loss of legislative time. So, at the same time, we must remember that many of these actions are political techniques to gain concession from the government and in the process force executive accountable. So, ये टेक्निक जो है हमारी पॉलिटिकल टेक्निक जो हमारी कॉन्सेशन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल प्रोवाइड करती है, इस प्रोसेस के थ्रू हमारी एग्जीक्यूटिव जो है अकाउंटेबल रहती है. अब हमारा दूसरा मेथड क्या है? अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉ. पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर टू रेटिफिकेशन. अ बिल कैन बिकेम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. सो अभी मैंने आपको बताया कि बिल को किसी भी बिल को हमारे लॉ में कन्वर्ट होने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है. तो किसी भी पार्लियामेंट में तो सारे मेंबर्स आ जाते हैं भाई, उस पार्टी के भी आ जाते हैं, मेजॉरिटी पार्टी के, और अदर मेंबर भी आ जाते हैं. तो किसी भी बिल को हम रिजेक्ट कर सकते हैं वोट देकर, और हमारा लॉ जो है लॉ बनने में अप्रूवल पार्लियामेंट का बहुत ज़रूरी होता है. सो उसमें ऐसे करके हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारा लेजिस्लेचर है वो हमारा एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रख सकता है. अ गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिन्ड majority may not find it difficult to get the approval of legislature. Approval however cannot be taken by for granted. So क्या होता है, जब मेजोरिटी पार्टी होती है जब लेजिस्लेचर में, तो ये जो अप्रूवल होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं किसी भी पार्टी के लिए. अगर कोई मान लो अगर आप किसी पार्टी का कोई भी मेंबर जो है वो बिल लेकर आया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी पार्टी के ही मेंबर उसके अगेंस्ट हो जाए, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट हो जाएंगे, बट उस पार्टी के नहीं होंगे. बट वो जो मेंबर है वो हमारा मेजोरिटी पार्टी से बिलोंग करता है, तो हमारे लेजिस्लेचर में पूरी उसकी ही मेजोरिटी पार्टी है, तो ज़्यादा वोट तो उसको आएंगे ना. अब हमारा मेजोरिटी पे डिसीजन लिए जाते हैं. अब जब मेजोरिटी के वोट उसके पास होंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि वही जीत जाएगा. तो they are the product of intense bargaining and negotiation among the member of ruling party or coalition of party and even government and opposition. So ये बहुत ज़्यादा ही negotiable एक टाइम होता है जब वहाँ पे उनको नेगोशिएट करना पड़ता है अदर मेंबर से और अपनी पार्टी के खुद के भी मेंबर से और अपने किसी भी कोलिजन पार्टी के भी. इफ द गवर्नमेंट हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा एज हैपन during the Janata Party ruling in 1977 and NDA ruling in 2000, the government will be forced to make substantial concessions to gain the approval of both the house. Many bills such as Lokpal will have failed. Enactment prevention of terrorism bill was rejected by the Rajya Sabha. So क्या होता है, कभी कभी हमारा लोकसभा में तो पार होती है मेजोरिटी पार के पास, मेजोरिटी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है इसमें, लेकिन राज्यसभा में कभी कभार क्या होता है, जो हमारा जनता पार्टी के टाइम पे हुआ था हमारा 1977 में, और हमारा एनडीए पार्टी के टाइम पे हुआ था 2000 में, जब हमारी राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी मेंबर्स नहीं थे, तब वो बिल जो है लोकसभा से तो अप्रूव कर दिया गया बट हमारा राज्यसभा से अप्रूव नहीं किया गया. जैसे कि हमारे बिल थे जो कि टेररिज्म बिल थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल थे, और हमारा लोकपाल बिल था. ये सारे बिल्स जो थे तो राज्यसभा में रिजेक्ट कर दिए गए. इसके थ्रू हमारा जो अकाउंटेबल कर सकती है हमारी पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हमारी एग्जीक्यूटिव. सो अब हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल आता है. एज मेंशन अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू implement the program of the government are granted through the budget preparation and presentation of budget for the approval of the legislature is constitutional obligation of the government. This obligation allows the legislature to exercise control over the pursuit string of the government. The legislature may refuse to grant resource to the government. So क्या होता है, जब भी हमने कोई पॉलिसी के लिए या फिर कुछ भी हमें मनी वगैरह चाहिए होती है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो बजट लेकर आती है जो हमारा अप्रूव कराया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू. तो उसमें हमारा क्या करती है कि जो पार्लियामेंट है हमारा किसी भी पॉलिसीज़ के लिए कितने पैसे देने हैं या क्या करना है वो
मना भी कर सकती है। सो इसके थ्रू भी रिफ्यूज़ भी कर सकती है ना, मना कर सकती है। तो उसके थ्रू हम अकाउंटेबल लिख चेक कर सकते हैं उसके लिए। दिस seldom happens because the government ordinarily enjoy support of majority in the parliamentary session. Nevertheless, became granting money, the Lok Sabha can discuss the reasons for which the government reduced money. It can inquire into case of misuse of fund on the basis of response of the so जो हमारा फंड का इसका बजट का जो हमारा बजट हम लेके आते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बजट लेके आती है, वो हमारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो चेक करती है कि जो इसका फंड का जो है वो मिसयूज तो नहीं किया गया। तो ये इनके थ्रू होता है। But the legislative control is not only aimed at financial priority. The legislature is concerned about the policies of government that are reflected in budget through financial control. The legislature control the policy of the government. So legislature का सिर्फ प्रायोरिटी ये नहीं होता है कि वो फाइनेंशियली प्रायोरिटी नहीं होता है कि भाई फाइनेंस पे ही हम ध्यान दे रहे हैं। उनका ज़्यादा ध्यान होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बजट में उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या गवर्नमेंट जो है वो उस पॉलिसीज़ के थ्रू जो उन फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ के थ्रू हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख पा रही है या नहीं, ये उनका लेजिस्लेचर का मेन प्रायोरिटी होती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें हमने क्या बताया कि ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है, जिसमें हमारी जो लोकसभा में, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ये राज्यसभा में पास नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में हमारी गवर्नमेंट की वो हमारा परमानेंट हाउस है और लोकसभा में ना डिज़ोल्व भी हो जाता है। तो हमारी लोकसभा में क्या होता है, इसमें अगर ये जो सेशन होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये पास हो जाता है तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि सॉरी हमारी गवर्नमेंट सो क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना लोकसभा की, कहाँ पे भूल गई चल दोबारा से बता देती हूँ। तो हमारी जो लोकसभा होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगर वो पास हो जाता है, उसका मतलब ये होता है, नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि भाई आपका कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ये बिल पास हो गया है तो आपकी जो मेजोरिटी है वो नहीं है आपकी लोकसभा में, क्योंकि ये गवर्नमेंट को गिराने का होता है। अगर ये पास हो गया इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं आपके, आप मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। अगर आप मेजॉरिटी पार्टी में होते तो आप क्यों ही ये बिल पास होता ना, तो फिर तो ये बिल रिजेक्ट ही हो जाता। जब ये गवर्नमेंट को हटाने का बिल है तो जब आपकी पार्टी ही नहीं है मेजॉरिटी में, इसका मतलब ये पास हुआ है तो आपको अब रिज़ाइन करना पड़ेगा। इस बिल का ये पूरा मुद्दा होता है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अकाउंटेबल कैसे रखता है, क्योंकि जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो भी तो हमारे उन्हीं के वही तो हमारे एग्जीक्यूटिव बनते हैं ना। जब हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया है तो फिर उनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा ना। इसलिए इसके थ्रू हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे इसको अकाउंटेबल रख सकते हैं, कैबिनेट हमारा, ठीक है। एज लॉन्ग एज द government has support of its majority coalition of party that majority in Lok Sabha, the power of House of, सेम वही लिखा है कि जब तक उनके पास सपोर्ट रहता है तब तक वो पार्टी में रहते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर रहते हैं। अब 1989 में ये जो हमारा हुआ था जिसमें हम उनको गवर्नमेंट को फोर्स रिज़ाइन करना पड़ा था ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये उनके हाउस में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया था इसलिए। ईच ऑफ दीज गवर्नमेंट लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा बिकॉज दे फेल टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोलिजन पार्टनर। सो ये क्यों हुआ था, क्योंकि उनकी जो कोलिजन पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी के जब मेंबर आके ज्वाइन होते हैं एक उसमें,
तो उनमें वो सपोर्ट नहीं रह गया था, इसलिए द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर अ मोर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो इसके थ्रू हमारी जो पार्लियामेंट है वो हमारा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को और इंश्योर कर सकती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज दैट देयर इज एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस, the members are interested in discussion and participative effectively, and there is willingness to compromise among the government and the opposition. In the last 2 decades, there has been a gradual decline in session of Lok Sabha and state legislative assembly time spent on debate. So, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल रह पाए, तो हमारी डिबेट्स वगैरह होती हैं। बट लास्ट डिकेट से हमें देखा जा रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट में डिकेट्स हैं उनका टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हाउसेस में, हमारी लोकसभा में भी और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट की असेंबली है उसमें भी। Moreover, the House of the Parliament have been plagued by absence of quorum, boycott of session by member of opposition, which diverts the House the power to control the executive through the discussion. So ये क्यों हो रहा है? क्योंकि absent रहते हैं बहुत सारे लोग quorum में, कुछ लोग बॉयकट कर देते हैं सेशन का क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता होता है कोई भी डिसीजन, तो वो बॉयकट कर सकते हैं। अभी ये एक्टिविटी है, ये आप पढ़ लेना अपने आप। What do the committees of the parliament do? अब हमारी जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ होती हैं उनका क्या काम होता है, हमने पहले देख लिया कि वो ड्राफ्ट करती हैं हमारा बिल वगैरह, रिकमेंडेशन देती हैं। सो ये सब है, इसमें हम पढ़ लेते हैं फिर भी इसमें। A significant feature of the legislative process is the appointment of committee for various legislative purposes. So, एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी किसी भी पार्लियामेंट का, हमारे लेजिस्लेचर का, कोई भी कमिटी को अपॉइंट करना। दीज कमिटीज़ प्ले अ वाइटल रोल नॉट मेनली इन लॉ मेकिंग बट ऑल्सो इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेज। सो इन कमिटीज़ को सिर्फ और सिर्फ हमारे किसी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे डे टू डे बिजनेस में ही नहीं, हमारे सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग में ही नहीं, बल्कि ड्राफ्ट करने में ही नहीं, बल्कि हमारे डे टू डे बिजनेस में भी इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्ले करती हैं अपना वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग द सेशन, it have very limited time at the disposal. The making of the law, for instance, required is depth study of issue under the consideration. This is turn demand more attention and time. Similarly, there are other important functions also like studying the demand for grants made by various ministers, looking into the expenditure incurred by the various departments. So क्या होता है हमारा पार्लियामेंट होता है वो हर टाइम सेशन में नहीं रहता है। सो जब वो सेशन में नहीं होता है तो हमारी जो पार्लियामेंट कमिटीज़ हैं वो उसके बेहाफ पर अपना मतलब पूरे पॉलिसी को, इशू को, जो भी है उसको कंसिडर करना, उसको डेप्थ में देखना, ये सारा काम हमारा क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट कमेटी का होता है। और दूसरा वर्क क्या होता है, अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है, जब भी कोई भी मेंबर होता है, कोई मिनिस्टर होता है, अगर वो डिमांड फॉर ग्रांट का काम करता है तो उसका जो स्टडी करना होता है वो भी हमारा कौन करता है, उस मतलब उसको जिस चीज़ के लिए मनी चाहिए होती है उस डिपार्टमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री देखती है कि भाई क्या ये स्टडी कर रही है, क्या ये वैलिड है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें देखती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि भाई करप्शन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख सकती है। अब पार्लियामेंट्री कमिटी परफॉर्म सच फंक्शंस, तो ये सारे फंक्शंस हमारी पार्लियामेंट्री कमिटी जो है वो करती है। 1968 से हमारी इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। देयर आर ओवर 20 such departmental related committees. Standing committee survive the work of various departments, their budget, their expenditure and bills that come up in the house related to department. So 1983 से हमने बहुत सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ डेवलप करी हैं जो कि अभी 2020 के अराउंड हैं। सो हमारी वो सारा स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो हमारी देखती हैं पूरा वर्क डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपना बजट क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैसा बिल आना चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें वो देखती हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी जो हमारे जॉइंट parliamentary committee have occupy a position of immense in our country. जॉइंट इनका भी बहुत ही ज़्यादा हमारी कंट्री में एक इमेंस रोल है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कैन बी स्टेप अप फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन इन पर्टिकुलर वे लाइक द जॉइंट कमिटी टू डिस्कस
will or for the purpose of investigating financial irregulation, members of these committees are selected for from both house. So क्या होता है, हमारी स्टैंडिंग कमिटीज़ का तो वो काम हो गया, अब हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का क्या काम होता है कि वो कोई भी बिल को इन्वेस्टिगेट करती है, उसका फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज चेक करती है। तो ये सारे काम हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की होती है। ये हमारे इसमें दोनों हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जॉइंट होती है ना, इसका मतलब है दोनों हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनके वो सिलेक्ट किए जाते हैं इसमें। द कमिटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट। ये सिस्टम हमारा रिड्यूस कर देता है जो पार्लियामेंट के ऊपर जो बर्डन होता है, कि मतलब जो काम होता है वो हमारा कमिटीज़ कर देती हैं, तो उससे हमारा बर्डन जो है पार्लियामेंट पे थोड़ा कम हो जाता है। मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बीन रिफर्ड टू कमिटी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल जो हैं वो हमारे कमिटीज़ को रिफर किए जाते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ मेनली अप्रूव द वर्क डन इन द कमिटी विद फ्यू ओकेजनल अल्टरेशन। पार्लियामेंट जो है वो कभी कभी ही कुछ थोड़े थोड़े मतलब सजेस्ट कर देता है, अल्टरेशन कर देता है कि भाई थोड़ा बदलाव कर दो, बाकी पूरा काम हमारी कमिटीज़ देखती हैं। ऑफ कोर्स लीगली स्पीकिंग नो बिल कैन बिकेम लॉ एंड नो बजट विल बी सैंक्शन अनलेस अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, बट द पार्लियामेंट रियरली रिजेक्ट द सजेशन मेड बाय द कमिटी। सो कह सकते हैं लीगली हम कहते हैं कि जो हमारा कोई भी बिल है या फिर कोई भी लॉ है वो हमारा पार्लियामेंट के थ्रू ही अप्रूव किया जाता है, तभी हमारा कोई बिल एक्ट में या फिर लॉ में कन्वर्ट होता है। बट जब भी कोई कमिटी अगर कोई रिकमेंडेशन करती है तो वो रेयरली ही, मतलब बहुत ही ऐसे कम ओकेजन होते हैं जब वो बिल हमारा रिजेक्ट होता है पार्लियामेंट के थ्रू, वरना ज़्यादातर अप्रूव ही हो जाता है। अब हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। अब हमारा पार्लियामेंट कैसे खुद को रेगुलेट करता है। पार्लियामेंट एज मेंशन्ड अर्लियर इज डिबेटेड फोरम। अब हमारा पार्लियामेंट हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें हम डिबेट्स वगैरह करते हैं, तो ये हमारा एक डिबेट फोरम है, debating forum. It is through debates that Parliament perform all its vital functions. Such discussion must be meaningful and orderly so that the function of Parliament can carry out smoothly and dignity is intact. So हमारा पार्लियामेंट में डिस्कशन होते हैं किसी भी इशू को लेके, और इस ऐसे हमारा जो पार्लियामेंट है वो अपना फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, और हमारा पार्लियामेंट जो है वो हमारा स्मूथ और डिग्निटी के थ्रू हमारा इंटैक्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजन टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दिस the presiding officer of legislature is the final authority in making of regulation the business of the legislature. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविज़न ले आए हैं, कंडक्ट किए हैं, जिससे हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छे से कंडक्ट हो सके। उसमें हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो हमारा वो बिज़नेस को कंडक्ट करने का उसका फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए। अब देयर इज़ वन मोर वे इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर। एक और वे है जिसके थ्रू हमारा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो हमारे मेंबर्स का बिहेवियर जो है वो कंट्रोल कर सकता है। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो आपने हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ा होता है, जो कि हमारा 10th शेड्यूल में है, जिसमें हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फाइनल डिसीजन होता है कि कोई भी मेंबर कुछ हमारे हमारे 10th शेड्यूल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उसके उन चीज़ों में आ रहा है तो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर सकता है कि क्या हमें इस मेंबर को इस पोस्ट से रिमूव करना है या नहीं। ये हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है। सो ये इसमें लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट्स ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग elected for many years after independence? This issue was resolved. Finally, there was an argument among the party that the legislature who is elected on one party ticket must be restricted from defeating the another party. An amendment to the constitution was made. और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जो हमारा 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, उसमें आया था ये वाला बिल, जिसमें हमारा जो था कि उनको मतलब उनको क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर्स को हम हटा सकते हैं अगर वो अकॉर्डिंगली जो हमारे 10th शेड्यूल में लिखे हुए हैं उनको नहीं फॉलो करता है। सो दिस इज़ नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। सो ये हमारा एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट कहलाता है। इट हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाई बाई द, और इसको हमने 91st जो अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू मॉडिफाई भी किया गया, कुछ चेंजेस किए गए। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द अथॉरिटी हु टेक फाइनल डिसीजन
ऑन सच केसेस, और हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका फाइनल डिसीजन होता है इस केस पर। इफ इट इज प्रूव दैट द मेंबर हैज डिफीटेड देन द मेंबर लूजेस द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और अगर ये फाइनल डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कि जो मेंबर है वो हमारा डिफीट किया गया है उसको, सो हमारा मेंबर को उस हाउस की मेंबरशिप जो है वो गंवानी पड़ जाती है। Besides, such person is also qualified from holding any political office like ministership et extra. So तो उसके जब भी अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उसको हटा दिया जाता है तो डिसक्वालीफाई किया, तो वो हमारा जो अदर जो होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस होते हैं लाइक मेंबरशिप मिनिस्टरशिप, उससे भी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है उस पर्सन का। अब हमारा ये डिफेक्शन होता क्या है? डिफेक्शन का मतलब होता है अगर हमारा कोई भी मेंबर remain absence in the house when asked by the party leader to remain present or vote against the instruction of party or voluntarily leave the membership of the party, it is deemed as defection. अगर हमारा कोई भी मेंबर जो है वो हमारा absent रहता है हाउस से, जब हमारा पार्टी के लीडरशिप जो है हमारा बोलते हैं मेंबर्स को कि आपको प्रेजेंट रहना है वोट, और हमारा पार्टी के जो मेंबर्स अगर कोई बिल लाते हैं उसके अगेंस्ट में अगर बिल करता है, या फिर हमारा मेंबरशिप को वॉलेंटली लीव कर देता है, तो मतलब और भी ज़्यादा रीजंस हैं। सो इन सारी चीज़ों के थ्रू जो अगर हम मेंबर्स को हटा देते हैं, मतलब डिफेक्ट मतलब उसने कुछ ये सारे काम कर दिए हैं, गलत काम कर दिए हैं, तो उसको हम डिफेक्ट कर देते हैं, ये हमारा डिफेक्शन हो जाता है। एक्सपीरियंस ऑन द पास्ट 20 ईयर शोज दैट द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब डिफेक्शन। सो हमने अपने पास एक्सपीरियंस से देखा है कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन जो अमेंडमेंट है उसने जो हमारे डिफेक्शन है उसको कर्व नहीं कर पाया है अच्छे से, बट इट हैज़ गिवन एडिशनल पावर टू द पार्टी लीडरशिप्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर्स। सो ये हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को और हमारे पार्टी लीडर्स को एक्स्ट्रा पावर देता है जिससे कि वो अपना कंट्रोल बिल्डअप कर सकते हैं उन मेंबर्स पे। सो अब हमारा कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? सो हैव यू वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट? क्या आपने कभी भी लाइव टेलीकास्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का देखा है जो हमारा न्यूज़ वगैरह चैनल्स पे आता है? तो अगर देखा है तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइए कि आपने देखा भी है या नहीं देखा है। बिकॉज मैंने तो ऐसे मतलब पूरा नहीं देखा है, कभी कभार थोड़ा थोड़ा देख लिया है, बट मैंने अच्छे से नहीं देखा जब वो ऐसे टेबल बजाते रहते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे टाइम पे मैंने देखा डिबेट के टाइम पे। You will find that our parliament is truly a rainbow of colorful dressing symbolizing different regions of the country. So हमने देखा है कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो एक कलरफुल रेनबो है, क्योंकि रेनबो में अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। सो वैसे ही हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी हमारा कलरफुल है, मतलब अलग अलग डिफरेंट के रीजन्स के कंट्री के जो लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, वो हमें अपने पार्लियामेंट में देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वो भी मिल जाते हैं, अलग अलग कास्ट रिलीजन सेक्स के लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। मैनी टाइम इम्प्रेशन इज क्रिएटेड एज दे आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी ऑफ द नेशन, बट वी हैव सीन दैट चैप्टर दैट सेम पार्लियामेंट्रियन कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बट कभी कभार हम सोचते हैं कि हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमने इस चैप्टर में देखा कि जो हमारे वो कैसे हमारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन लाइक इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये हमारे किसी भी सोसाइटी के सेक्शन को अकाउंट के व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमारा जो लेजिस्लेचर है वो हमारा सोसाइटी का, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, हमारे गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन है। सो ये सब हमने अपने इसमें चैप्टर में देखा था। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत की तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब हमारी जो सीरीज़ चल रही थी ना ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी, वो कंप्लीट हो गई है, पूरी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम इसका सेकंड पार्ट जो है
फंडामेंटल वाला वो वाला लेके आएंगे। सो वो वाला मिल जाएगा। अब हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसके बाद वाला चैप्टर जुडिशरी है वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे करके ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं जब ये कंप्लीट हो जाए तो मैं इसके साथ में हमारा ज्योग्राफी वाले के साथ में, क्योंकि ज्योग्राफी के सेकंड वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, सो वो भी डेप्थ में कवर करना है। सो उसके साथ में जैसे कि हम दो सीरीज़ दो बुक्स लेके चल रहे हैं, तो कौन सी बुक उसके साथ में लेके आऊँ? इसका ही ये मतलब हमारी इसमें भी 2 बुक है ना पॉलिटी में, ये वाला पार्ट है, या फिर हमारा दूसरी वाली जो बुक है वो लेके आऊँ, या फिर इकोनॉमी की लेके आऊँ, या फिर एनवायरनमेंट की लेके आऊँ, या फिर कुछ और लेके आऊँ? सो आप जो भी चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं वो वाली सीरीज़ लेके आ जाऊँगी, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं अब हम दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना हार्ड वर्क करिए अच्छे से। बाय, थैंक यू।